वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पाठ जो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के लेखक हैं और ये पाठ हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस पाठ में से अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है हर बार। तो जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं वो इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। तो गद्य अवतरण से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये हमने पिछली वीडियो में भी समझा है। आज भी हम इसमें समझने वाले हैं भारतीय संस्कृति से किस तरह से प्रश्न आते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृति के बारे में तो आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई विदेशी इस भारत में आए तो वह ये कहेगा कि ये भारत एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक देश है, क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक संस्कृति हैं, अनेक वेशभूषा है, अनेक जाति धर्म के लोग हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा देश है विभिन्नताओं के होते हुए भी इसमें अनेकता में एकता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो बच्चों, इस पाठ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पूछे जाएंगे। एक अवतरण आएगा और अवतरण में से ही आपको पढ़ करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला अवतरण है ये कि अगर आसाम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न नहीं किया जा सके, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ ना हो जो यहाँ भूगर्भ में ना पाया जाता हो और ना कोई ऐसा वृक्ष या जानवर जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो बच्चों आगे देखिए, ये रेखांकित शुरू हो जाता है। तो जब इसमें पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो बच्चों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की पंक्तियों का ही अर्थ लिखना है। इसमें पूछा जा रहा है कि वातावरण के प्रभाव का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। बच्चों, अभी बताया कि हमारा जो भारत देश है, ये जो देश है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, धर्म, जाति के लोग तो हैं ही। यहाँ पर जो जलवायु होती है वो भी अलग अलग होती है। कहीं पर यहाँ रेगिस्तान है, सूखा है, कहीं पर यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, कहीं पर यहाँ पर तप्त भूमि है जहाँ 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती और कहीं कहीं पर जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। ऐसी जगह भी भारत भूमि में मिलती है। और जो इसका असर होता है, वातावरण का जो असर होता है बच्चों, वो इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है और इसका जीता जागता जो प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। बच्चों, जैसे ही जलवायु बदलती है, जैसे ही मौसम बदलता है तो लोगों के वेशभूषा भी बदल जाती हैं। जैसे अभी गर्मी का समय था तो हमारे गर्मी के कपड़े अलग तरह के होते हैं, ठंडे होते हैं, और जैसे ही अब सर्दी शुरू हो जाती है तब जो हमारी वेशभूषा है वो भी बदल जाती है, लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। तो इसमें यही बताया है कि वातावरण के प्रभाव का असर इंसान के रहन सहन और खान पान पर भी पड़ता है। जब गर्मी होती है तब हम ठंडा पदार्थों का सेवन करते हैं, जब सर्दी आती है तो खान पान में व्यक्ति जो है गर्म चीज़ें खाने लगते हैं और इसका शरीर पर और हमारे दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर लिखना है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के बारे में क्या बताया गया है, ये प्रश्न आपको लिखना है। बच्चों, गद्यांश में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बच्चों, एक संदर्भ आप याद करके रख लीजिए हर पाठ का, और फिर कोई भी अवतरण आएगा आपको वही संदर्भ लिखना है। और संदर्भ के लिए देखिए बच्चों, पहले हेडिंग डालेंगे फिर इसको लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। इस तरह से आप बहुत ही ध्यान से इसका संदर्भ लिखेंगे क्योंकि इसके लिखने पर आपको मिलेंगे 2 अंक
और परीक्षा में बच्चों आप ये जो पाठ का नाम है और जो ये लेखक का नाम है ये आप काले पेन से लिखेंगे। अब आती है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। ये सिद्धांत हमारे देश भारत पर पूर्ण रूप से लागू होता है। भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर खूब प्रभाव पड़ता है। भारत के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर प्राकृतिक विविधता अथवा जलवायु ही है। इस तरह से बच्चों आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। अगला जो प्रश्न था वो है कि गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में बताया गया है कि असम की पहाड़ियों में वर्षा में 300 इंच वर्षा मिलेगी, किंतु जैसलमेर की तप्त भूमि में साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। आप इसका उत्तर लिखेंगे और इसके भी मिलेंगे आपको 2 अंक। अगला गद्य अवतरण है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों के भी गिनती आसान नहीं है। और फिर देखिए बच्चों यहाँ से रेखांकित शुरू हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। इसमें पूछ रहा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें यही बताया गया है बच्चों कि हमारे भारत देश में जो विभिन्नताएं हैं उसे देख करके कोई अपरिचित आदमी, जो अनजान आदमी इस देश में आएगा तो वो ये कह उठेगा कि ये देश अनेक देशों का एक समूह है, क्योंकि इस देश में एक जाति नहीं है अनेक जातियों का समूह है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बच्चों इसमें पूछा जाएगा आपसे वही गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ याद ही हो गया है, जो पहले वाले में है वही सभी में संदर्भ लिखा जाएगा। फिर पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बतलाया गया है। इस प्रकार बच्चे आप अर्थ ये पहले लिखोगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित भारतीय संस्कृति से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। जो व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। इस प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है और ऊपर से देखने पर ऐसा आभास मिलता है कि जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक ही मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता और अधिक गौरवशाली बनाया है। इस प्रकार बच्चों आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गद्यांश में भारत की बोली और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया है, तो इसमें बताया है प्रस्तुत गद्यांश में कि भारत की बोली एवं संप्रदायों के में संबंध बताया गया है कि यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहाँ के भिन्न भिन्न संप्रदायों की भी गिनती सरल नहीं है। और इतना लिखने पर बच्चों आपको मिलेंगे 2 अंक। 2 अंक किसके मिलेंगे, 2 अंक किसके मिलेंगे। इस प्रकार ये 6 अंक का प्रश्न होगा। अगला गद्य अवतरण है बच्चों, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रभावों का संगम बनकर एक। यहाँ पर देखिए बच्चों जो रेखांकित है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब आपको यहीं तक का अर्थ लिखना होगा। इसमें लिखा है प्रकांड और प्रज्ञान सागर के रूप में भारत में व्याप्त जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो अगर रेखांकित पूछा जाएगा तो इतने का ही आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिख ही देंगे बच्चों। ये लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर लिखेंगे आप रेखांकित गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यहाँ सिर्फ काव्य की भावना नहीं अपितु चिरंतन सत्य है।
जो सहस्रों वर्षों से पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त है, जो हमारे समक्ष मौजूद है। इसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि यह विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम का स्थान अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है और उनका संगम सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। इन सबके मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है और इसी सागर को भारतीय संस्कृति कहते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बच्चों कि वो पूछ रहा है केवल एक विशेषता बताइए, तो आप उसकी एक ही विशेषता बताइए। तो भारत की जो संस्कृति है उसकी एक विशेषता है, भिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अगला अवतरण है बच्चों, आज हम इसी निर्मल शुद्ध और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा अभिलाषा का प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इन पर अमृत देता रहे। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित शुरू हो गया यहाँ पर। तो जो व्याख्या पूछी जाएगी आपको इतनी ही 2 पंक्तियों की व्याख्या करनी है कि जो जमाने के हजारों थेपड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। बच्चों आपको इतना ही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें देखिए पहले यही पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर आती है गद्यांश की व्याख्या। इसकी व्याख्या होगी कि भारत देश में तरह तरह के अनेक संकट झेले तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक नहीं मिटाया जा सका। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए, अनगिनत बार ये देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार भी हुआ, किंतु यहाँ एक तत्व ही भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व है। यह अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और भविष्य में कायम रखेगा। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या करेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश में हमारी इच्छा और प्रयत्न है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में अमृत रूपी जल सदैव प्रभाव में बना रहा, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्र की भावना का संचार हो। इसका विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और जो भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। इस तरह बच्चों ये तीनों प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लें। बच्चों ये जो गद्य अवतरण है ये कई बार बच्चों बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो इस अवतरण को बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से याद करें क्योंकि ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में कई सालों से ये आ रहा है और आ भी सकता है। तो ये देखिए ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अब देखिए बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसमें रेखांकित है, तो यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है। जहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है उसको समझ लीजिए कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसमें अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में भी नई मज्जा डाल दी है। मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। ये अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें आएगा गद्यांश का संदर्भ। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति के पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बच्चों आपको व्याख्या करनी है। ये बच्चों व्याख्या में लिखेंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक सोच प्रभावित होता आया है। उस प्रभाव को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते रोते भी देखा है
उस प्रभाव में हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जैसे जैसे विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया, परिणाम स्वरूप निर्जीवता की स्थिल पड़े भारत में एक प्रकार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई, निराशा के मुरझाए हुए मन में आशा का संचार हो गया। इस प्रकार बच्चों आपको इसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अमृत क्या है और इसका और क्यों आवश्यक है। तो बच्चों अमृत आध्यात्मिक चेतना है, सत्य और अहिंसा में पूर्ण आस्था है, एकत्व की भावना ही है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों ये जो अवतरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें। अगला अवतरण है बच्चों कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि उस एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा के तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक कर्तव्यों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित है और इसका आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा जाएगा वही गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप गद्यांश का संदर्भ अब तक आपको याद हो गया होगा, तो आप उसी तरह से उसका संदर्भ लिख दें। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, परंतु हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। इस तरह से बच्चों आप इसका संदर्भ लिखेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखी हुई है कि लेखक कहता है कि विकास का मार्ग अहिंसात्मक होता है। हमारी संपूर्ण संस्कृति अहिंसा पर स्थित है। जहाँ भौतिक सिद्धांतों की बात आई है, अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन हमारी जो सभ्यता में भोग त्याग से निकल कर आता है और भोग भी हमारे त्याग से ही प्राप्त हुआ है। और जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है, जिसका दूसरा नाम त्याग है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है। तो हमारी संस्कृति का मूल आधार है अहिंसा, जिसका दूसरा नाम है त्याग। इस तरह से आप बच्चों प्रश्नों के उत्तर देंगे और इसके लिए मिलेंगे आपको 6 अंक। अगला अवतरण है कि हम अपने दुर्दिनों में ऐसे मनुष्य और कर्मचारी को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में किसी युग में उच्च स्थान के अधिकारी होते हैं। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्रनाथ जैसे मनस्वी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे युग को पैदा किया। उन्हीं के दिनों में हमने ऐसे उद्गत विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिसका सिक्का संसार मानता है। जिन परिस्थितियों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गईं, उनमें हम केवल जीवित रहे वरन हमने आध्यात्मिक बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण ये है कि बच्चों यहाँ से देखिए, पहला तो ये अवतरण बहुत बड़ा है, लेकिन जो अर्थ पूछा जा रहा है वो 2 ही पंक्तियों का पूछा जा रहा है, तो आप उन 2 ही पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इतने का ही आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो आप इतने का ही लिखेंगे। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, जैसे संदर्भ आपने ऊपर लिखा है वैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार से मनुष्य को पैदा कर सके हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप संदर्भ ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिन धारणा में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ समाप्त हो गई, उनमें हम न केवल जीवित हैं वरन हम अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में सक्षम हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नैतिक चेतना नैतिक आधार पर टिकी है, जो पर्वतों से अधिक मजबूत है और समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची है। अब अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार मनुष्य को पैदा कर सके हैं। तो बच्चों हम इन दुर्दिनों में इस प्रकार के मनुष्य को पैदा कर सके जिनका विश्व के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ तथा क्रांतिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कवि और अरविंद महर्षि रमण जैसे योगियों को हमने परतंत्रता के दिनों में पैदा किया है। अगला अवतरण है बच्चों, मैं तो यही समझता हूँ
और यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है यही तक का आपको रेखांकित में भी रेखा हो रही हैं, रेखा खिंची हुई है, उसी का आपको अर्थ लिखना है। इसमें है कि यदि हमें अपने समाज और देश में अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। इतने का ही आपको बच्चों अर्थ लिखना है। तो इसमें पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ अभी तक वीडियो देखते देखते आपको याद हो ही गया होगा, तो सभी का एक ही संदर्भ रहेगा पूरे पाठ का। और आप देखिए व्याख्या इस प्रकार लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है बच्चों कि अत्याचार और अन्याय बार बार नहीं होने चाहिए। इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। आगे है कि और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। समाज के कल्याण की ओर भी ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। और अगला प्रश्न जो था बच्चों उसका उत्तर है कि कर्तव्य में व्यक्तिगत लाभ का त्याग होना चाहिए। यानी कर्तव्य में व्यक्तिगत लाभ का त्याग होना चाहिए। यानी जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। सेवा निष्ठा से तात्पर्य लोक कल्याण की भावना से कार्य करना। हमें इसी दृष्टि से कर्तव्य एवं लोक निष्ठा पर जोर देना चाहिए। अब बच्चों ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। बच्चे जिसको कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है वो बार बार परीक्षा में आए हैं कई सालों में, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो देखिए ये है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती। बच्चों आगे जो है रेखांकित खींची हुई है, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना होगा। यहाँ तक जो रेखा खींची हुई है कि वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना की ही दे सकती है, वही इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और इसके उपयोग को भी नियंत्रित। इसका आपको अर्थ लिखना है। तो संदर्भ आपको अभी तक याद हो ही चुका है, तो आप इस प्रकार इसका संदर्भ लिखेंगे और फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। वैसे तो बोर्ड परीक्षा में सभी अवतरण महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ भी पता नहीं होता कि कौन सा आ जाए, लेकिन जो बच्चे बार बार आ रहा होता है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश में पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है स्वार्थ से प्रेरित भोग समाप्त करने का एकमात्र उपाय अहिंसात्मक त्याग की भावना का उदय है। स्पष्ट है कि नैतिक अंकुश के बिना विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो उस शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकारों को हनन मतलब छीन करके उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। किंतु धर्म अधर्म पाप पुण्य उचित अनुचित या नैतिक अंकुश उसे ऐसा करने से रोकता है। उसी के डर से विज्ञान की शक्ति का उपयोग सीमित मात्रा में करते हैं और नियंत्रित इस प्रकार करता है कि उसका विनाश के लिए उपयोग न किया जाए। इस प्रकार से बच्चों आपको व्याख्या करनी है। फिर आज ने पूछा कि हमें किस प्रकार की भावना को जागृत रखना है, तो बच्चों लिखा है कि हमें चरित्र बल और त्याग की भावना को जागृत रखना है, क्योंकि यही भावना विज्ञान प्रदान करने की शक्ति और इसी प्रकार की शक्ति को सीमित कर सकती है। त्याग की भावना ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। बच्चों अंतिम अवतरण है इस पाठ का कि दूसरी बात ये है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी रेखांकित पंक्तियाँ हैं, इसका आपको अर्थ लिखना है और इसी तरह से इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ अभी तक आपको याद हो ही गया होगा। अभी हम इतनी ही पंक्तियों की जो लिखी हुई हैं कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। तो बच्चों यहाँ तक देखिए रेखांकित खींची हुई, तो यहाँ तक का आपको अर्थ लिखना है। फिर यहाँ से रेखांकित है तो आपको इतने का ही अर्थ लिखना है, बीच का आपको नहीं लिखना है।
कि और फिर पूछा जा रहा है कि भारत अपनी एक सूत्रता किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो इस प्रकार बच्चों आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं को समझने के लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाए और अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान संभव हो सके। अगर बच्चों 2 बार रेखा खींची हुई हैं तो 2 ही आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले आ लिखा क्योंकि पहले 2 पंक्तियों पर रेखा खींची हुई थी, फिर नीचे कुछ पंक्तियाँ छोड़ करके नीचे रेखा खींची हुई थी, तो इस तरह से आप बा लिख करके उसका व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर है अनुवाद करने वाली यदि कोई संस्था सृजित हो जाती है तो उसके साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी, साहित्य सृजन में सकारात्मक बदलाव होगा, साहित्य के स्तर में भी सुधार होगा। और अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि भारत अपनी एक सूत्रता गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति के अवतरणों को समझा कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों ये जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति का, जो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो बच्चों इसके अवतरण को बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी अवतरणों के प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखे जाते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका पता तब चलता है जब आपकी वीडियो चल रही है, और अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चों उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और साथ में ही जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएँ। और बच्चों वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।